हाँ तो दोस्तों, आज हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं 12th की फिजिक्स का। सरल परिपथ, सिंपल सर्किट। आपके कोर्स में सिंपल सर्किट है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो सिंपल सर्किट देखते हैं। तो चलो, सिंपल सर्किट शुरू करने से पहले इसमें कुछ चीज़ें हैं, कुछ परिभाषा हैं, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले आता है विद्युत सेल। विद्युत सेल आप सभी ने देखा होगा, सभी के घरों में कहीं ना कहीं सेल का यूज होता है। तो विद्युत सेल एक्चुअल में होता क्या है? विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। सिंपल है कि विद्युत सेल में कुछ रासायनिक द्रव्य भरे होते हैं, जिनके कारण वह अपनी उस रासायनिक ऊर्जा को उनके टर्मिनल पर विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। सॉरी, वही कहलाता है हमारा विद्युत सेल। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, ये हमारे पास एक विद्युत सेल है। इसमें एक द्रव्य भरा हुआ है, इसमें दो प्लेट होती हैं। सेल बहुत तरह के होते हैं। अब मान लो इसमें द्रव H2S, डाइल्यूट H2SO4 भरा है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। इसमें दो प्लेट होती हैं, एक लेड की, एक लेड ऑक्साइड की। तो एक पर हमारा पॉजिटिव आवेश होता है, एक पर नेगेटिव। अब हम इन दोनों को किसी परिपथ में जोड़ दें तो यहाँ पर मान लो कोई बल्ब लगा दें तो वो जल जाएगा। तो इसमें क्या हुआ है, एक रासायनिक क्रिया हुई। एक रासायनिक क्रिया होने के बाद इनके टर्मिनलों पर एक विद्युत विभवांतर उत्पन्न हो गया। तो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा हमें मिल गई। तो यही काम होता है हमारे विद्युत सेल का, और यही कहलाता है हमारा विद्युत सेल। अब विद्युत सेल मोस्टली दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल में क्या होता है, इसमें अनुत्क्रमणीय रासायनिक क्रिया होती है। तो अनुत्क्रमणीय का मतलब होता है कि एक ही दिशा में। इसमें क्या होगा कि सेल को हम यूज करेंगे, यूज करते करते जाएंगे तो उसकी जो क्षमता है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी और अंत में समाप्त हो जाएगी। अनुत्क्रमणीय में हम सिर्फ एक बार उसको यूज करेंगे, ख़त्म हो जाने के बाद उसको फिर वो यूजलेस हो जाएगा, उसको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। तो ये होते हैं प्राथमिक सेल। जैसे रेडियो और घड़ी या रिमोट के जो सेल होते हैं वो अनुत्क्रमणीय होते हैं। तो उनको एक बार लगाओ, वो धीरे धीरे उनकी ऊर्जा ख़त्म हो जाती है, उसके बाद उनको फेंक देते हैं। तो ये सेल कहलाते हैं हमारे प्राथमिक सेल। दूसरे नंबर पर आते हैं द्वितीयक सेल। इनको हम संचयक सेल भी बोलते हैं। संचयक का मतलब स्टोर करने वाले। इसमें क्या होता है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। उत्क्रमणीय का मतलब होता है रिवर्सेबल। तो इसको क्या होगा कि इसको हम एक बार यूज करेंगे, इसको पुनः चार्ज कर लेंगे, इसमें दोबारा से इसको स्टोर किया जाएगा, इसमें संचारण हो जाएगा आवेश का, फिर इसको दोबारा यूज करेंगे। जैसे आपने देखा होगा आपके घरों में इन्वर्टर की बैटरी होती है, वो द्वितीयक सेल के अंदर आती है। ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक आता है सेल का विद्युत वाहक बल। अब जब सेल है
ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है, तो इसके अंदर एक विद्युत वाहक बल भी होगा। जब विद्युत निकल रही है तो इसका विद्युत वाहक बल क्या होता है, तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। एकांक आवेश को सेल पूर्ण परिपथ में एक बार प्रवाहित करने पर सेल द्वारा दी गई ऊर्जा सेल का विद्युत वाहक बल कहलाती है। एकांक आवेश को सेल पूर्ण परिपथ में एक बार प्रवाहित करने पर, कोई एक सेल द्वारा दिया गया एकांक आवेश जो हमारा सेल से परिपथ लगा हुआ है, उसको एक बार दी गई ऊर्जा हमारे सेल का विद्युत वाहक बल कहलाती है। इसे ई से दर्शाते हैं। ठीक है, अब मान लो ये एकांक आवेश था। अब मान लो क्यू आवेश, यहाँ लेते हैं, क्यू आवेश को पूर्ण परिपथ में एक बार घुमाने पर मान लो W जूल कार्य किया गया, तो इसका जो विद्युत वाहक बल होगा सेल का, सेल का विद्युत वाहक बल E बराबर होगा W/Q के। ये होता है हमारा विद्युत वाहक बल, और इसका मात्रक होता है जूल प्रति कूलम। ठीक है, इसको हम वोल्ट भी बोलते हैं। उसके बाद आते हैं सेल का विभवांतर। सेल का विभवांतर और सेल का विद्युत वाहक बल बिल्कुल सेम होता है, बस सेम परिभाषा है। यहाँ बस विद्युत वाहक बल की जगह विभवांतर लिखना होता है, बस इसको V से दर्शाते हैं। तो सेल का जो विभवांतर हो गया V बराबर होता है W/Q। अब V बराबर हम जानते हैं IR होता है, उसको लिख सकते हैं हम बराबर IR ओम के नियम से। तो ये हो गया सेल का विभवांतर। उसके बाद अगला टॉपिक आता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। जैसे मान लो ये कोई सेल है और ये हमने किसी बाह्य परिपथ में जोड़ दिया, ये माइनस ये प्लस। अब जिस तरह से हम जब किसी परिपथ में किसी तार द्वारा सेल को जोड़ते हैं, तो परिपथ का जो तार होता है उसमें एक अवरोध उत्पन्न करता है धारा के प्रवाह के लिए। तो ये तार का प्रतिरोध होता है, ओम्स लॉ ने बताया था, इसको R से डिनोट करते हैं। इसी तरह से सेल के अंदर जो विद्युत अपघट्य होता है, जो रासायनिक क्रिया होती है, वो भी हमारे धारा प्रवाह का विरोध करती है सेल के अंदर। तो वही हमारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है, जिसे हम स्मॉल r से दर्शाते हैं। समझ में आ गया? जिस तरह से हमारे बाह्य परिपथ में तार या कोई अन्य चीज़ें हमारे विद्युत जो चलती है उसका प्रतिरोध करते हैं, इसी तरह से सेल के अंदर जो रासायनिक क्रिया होती है वह भी हमारे सेल की धारा प्रवाह का प्रतिरोध करती है, जिसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, जिसे हम R से दर्शाते हैं, स्मॉल r से, और इसका मात्रक भी हमारा ओम ही होता है। ठीक है, अब अगला टॉपिक आता है कि हमारे जो सेल है उसका आंतरिक प्रतिरोध R जो होता है उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं। क्योंकि हमारा आंतरिक प्रतिरोध किसी न किसी चीज़ से प्रभावित होता है, तो ये कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन, तो उसको मैं इसलिए करा देता हूँ। तो हमारे सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, तो पहला कारक है कि सेल के अंदर जो वैद्युत अपघट्य होता है, जो रासायनिक क्रिया करके हमें विद्युत ऊर्जा देता है, अगर वो सांद्र होगा,
अगर वो सांद्र हो गया, सांद्रता उसकी बढ़ जाएगी, तो प्रतिरोध R भी बढ़ जाएगा। कहने का मतलब आंतरिक प्रतिरोध वैद्युत अपघट्य अगर सांद्रता बढ़ जाए तो हमारा आंतरिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। ठीक है, सेल के अंदर अगर वैद्युत अपघट्य की सांद्रता हम बढ़ाएं तो हमारे सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाएगा। दूसरा होता है इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। जो सेल के अंदर हम जानते हैं 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी इसके R के समानुपाती होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बीच की दूरी बढ़ेगी तो हमारा आंतरिक प्रतिरोध बढ़ेगा और बीच की दूरी घटेगी तो हमारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाएगा। तो सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के समानुपाती होता है। अच्छा, तीसरा नंबर आता है जो हमारे इलेक्ट्रोड होते हैं, जो सेल में के अपघट्य में डूबे हुए होते हैं, उनके इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उल्टा होता है, अगर क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो आंतरिक प्रतिरोध कम होगा और क्षेत्रफल कम होगा तो आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा होगा। तो इलेक्ट्रोड के जो क्षेत्रफल होते हैं, जो हमारे द्रव में डूबे रहते हैं, उनके क्षेत्रफल का जो व्युत्क्रमानुपाती होता है R, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अगला होता है ताप। ताप बढ़ने पर आंतरिक प्रतिरोध R कम हो जाता है और ताप घटने पर आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो ये कुछ टॉपिक थे सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक थे। कभी कभी पूछ लेता है, इसलिए मैंने बता दिया। चलिए अब चलते हैं अगले टॉपिक। अब अगला टॉपिक आता है किसी सेल के विद्युत वाहक बल, विभवांतर और उसके आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। तो मान लो एक हमारा सेल है और ये किसी परिपथ में जुड़ा हुआ है और इस परिपथ में मान लो हमारा R प्रतिरोध परिपथ का है और स्मॉल r प्रतिरोध मान लिया हमने इसका सेल का। मान लो इस परिपथ में हमारी I धारा बह रही है और सेल का जो विभवांतर है वो V है और E इसका वैद्युत वाहक बल है। ठीक है, तो किसी परिपथ में जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। तुल्य प्रतिरोध हो गया R प्लस R, क्योंकि R प्रतिरोध हमारा परिपथ का है और स्मॉल r प्रतिरोध हमारा सेल का है, तो दोनों का जुड़ गया। अब परिपथ में वैद्युत धारा I बराबर हम जानते हैं कि वैद्युत वाहक बल बटे तुल्य प्रतिरोध। तो ये I बराबर हो गया हमारा E अपॉन R प्लस R, या E बराबर I इंटू R प्लस R। तो ये हमारा निकल के आ गया संबंध। इसको और थोड़ा हल कर देते हैं, इसको लिख सकते हैं हम आई आर प्लस आर। अब आई आर जो है हमारा विभवांतर के बराबर होता है वी के, तो ई बराबर हो गया वी प्लस आर, ई बराबर वी प्लस आई आर। तो ये आ गया हमारा किसी सेल के ई वी आर में संबंध। बहुत ही छोटे टॉपिक हैं, सिंपल है, देख लो।
उसके बाद अगला टॉपिक आता है हमारा सेलों का संयोजन या सेलों को जोड़ना। अब सेलों को हम दो तरह से जोड़ सकते हैं, एक तो श्रेणी क्रम में और एक समांतर क्रम में। तो सबसे पहले देखते हैं हम श्रेणी क्रम में संयोजन। अब मान लो ये हमारे पास सेल हैं कुछ, और भी ज़्यादा ले सकते हैं। ये सेल हैं, इनको हमने श्रेणी क्रम में जोड़ के किसी प्रतिरोध से लगा दिया है। अब मान लो इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध R1, दूसरे का R2, तीसरे का R3, चौथे का R4, और इसका जो विद्युत भागबल है पहले का E1, दूसरे का E2, तीसरे का E3, चौथे का E4। अब ये सभी मिलके इस परिपथ में मान लो I धारा प्रवाहित करते हैं। तो सभी सेलों का तुल्य वैद्युत भागबल मान लिया हमने E है, ये बराबर होगा सभी सेलों के कुल वैद्युत भागबल के। तो ये हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4। ठीक है, इसी तरह से हमारा जो तुल्य आंतरिक प्रतिरोध है R बराबर हो जाएगा वो सभी सेलों के आंतरिक प्रतिरोध के बराबर हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। और भी ले सकते हो, N तक ले सकते हो, पर मैंने समझाने के लिए 4 ही लिए हैं। अब हमने जो बाहर से एक प्रतिरोध R इसमें जोड़ा सर्किट में, तब प्रवाहित धारा परिपथ में प्रवाहित धारा I बराबर क्या होगी, E अपॉन R प्लस R के वैद्युत भागबल बटे तुल्य प्रतिरोध के। ठीक है, अब इसका मान रख देंगे, E का मान E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 अपॉन R प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। अब मान लो हमारे पास ये N सेल हैं, तो E N हो जाएगा यहाँ से 4, 5 से N तक, और R भी स्मॉल r भी N तक हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम I बराबर, यदि हमारे पास N सेल हों तब N सेलों का योग, तो ये इसको लिख सकते हैं हम NE अपॉन R प्लस NR, जब N सेल हो। ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया। श्रेणी क्रम में ये हमारी धारा आ गई और ये सूत्र निकल के आ गया। अब उसके बाद निकालेंगे हम समांतर क्रम में सेलों का संयोजन। अब मान लो ये हमने समांतर क्रम में सेल लगाए, मैं 4 ही ले रहा हूँ, वैसे आप कितने भी ले सकते हैं। इन सभी को जोड़ दिया, और यहाँ एक R प्रतिरोध से जोड़ दिया। अब मान लो पहले सेल का प्रतिरोध R1, दूसरे का R2, तीसरे का R3, चौथे का R4। ठीक है, अब विद्युत भागबल
सभी का सेम रहेगा, ई होगा क्योंकि ये समांतर क्रम में जुड़े हैं, विद्युत भागफल चेंज नहीं होगा। तो विद्युत भागफल हमारा ई होगा और विभवांतर हमारा कहलाएगा बी। तो हम जानते हैं कि तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में क्या होता है। अब इनका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो वो होगा 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। ऐसे ही जहाँ तक हम ले सकते हैं मान लो n सेल हो तो 1/rn तक। अब मान लो इनका प्रतिरोध सभी सेलों का बराबर हो तो ये हो जाएगा 1/r बराबर n/r के। तो अब प्रवाहित मान लो इसमें धारा I बह रही है तो कुल धारा निकालेंगे। कुल धारा I बराबर होती है विद्युत वाहक बल बटे R प्लस कुल आंतरिक प्रतिरोध। कितना है हमारा n/r के। तो इसको सॉल्व करेंगे तो I बराबर आ गया NE बटे NR प्लस R के। ये हमारा समांतर क्रम में जुड़े सेलों का फॉर्मूला आ गया निकल के। ठीक है, उसके बाद आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक किरचॉफ के नियम। किरचॉफ ने हमारे विद्युत धारा और परिपथ के लिए 2 नियम दिए थे और दोनों नियम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले किरचॉफ का प्रथम नियम देख लेते हैं। प्रथम नियम क्या कहता है कि किसी बिंदु पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। कहने का मतलब सिग्मा I बराबर 0। ये था इसका प्रथम नियम। मान लो ये कोई बिंदु है और इस पर ये कई सारी धारा आके मिल रही हैं। ये मान लो I1, ये I2, ये I3 और ये एक बाहर निकल रही है I4। तो इसका क्या मतलब होगा कि I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि ये आ रही हैं और I4 जा रही है तो इन सब ये हो जाएगी माइनस, I4 हो जाएगी माइनस की क्योंकि इसकी दिशा उल्टी है, ये बाहर जा रही है। ये बराबर 0 के हो जाएगा। ये बताया हमारे किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार। अब आते हैं किरचॉफ के द्वितीय नियम पर। द्वितीय नियम क्या कहता था कि किसी बंद परिपथ में विभिन्न खंडों में प्रवाहित धारा उनके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पर कार्य करने वाले समस्त विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। समझ में आया?
किसी बंद परिपथ में, अब थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल से समझा देता हूँ कि मान लो हमारे पास एक परिपथ है, ये मान लो कोई बैटरी हमने ले ली और इससे मान लो ये एक रेजिस्टेंस लगा दिया, एक और बैटरी ले ली और ये एक रेजिस्टेंस लगा दिया। ये मान लो R1 है, ये R2 है, ये 3 रेजिस्टेंस ले लिए। अब मान लो यहाँ I1 धारा बह रही है, यहाँ I2 धारा बह रही है और यहाँ पे I3 धारा बह रही है। तो ये IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 का जो योग होगा बीजगणितीय योग। अब इसमें दिशा देखेंगे, प्लस है या माइनस है, इधर जा रहा है, सभी एक साइड में जा रहे हैं तो तीनों प्लस प्लस, या 2 इधर 1 इधर जा रहा है तो 2 प्लस 1 माइनस। अब वो बीजगणितीय योग होगा, वो इसमें समस्त जो वैद्युत वाहक बल लगा हुआ है उसके बराबर हो। इसको लिख सकते हैं सिग्मा ई बराबर सिग्मा आई आर। सिग्मा का मतलब सारे आई आर। ठीक है, ये हो गया हमारा किरचॉफ का द्वितीय नियम। इसके बाद आता है व्हीटस्टोन सेतु। तो व्हीटस्टोन ने एक 4 प्रतिरोध लगाकर एक ऐसा डिवाइस बनाया था कि जो किसी अन्य प्रतिरोध का पता लगा सकता था। तो वो था व्हीटस्टोन सेतु। तो ये कुछ इस तरह से बना हुआ था। ये बीच में यहाँ एक कुंजी लगी होती थी, कुंजी का मतलब एक स्विच, और ये किसी सेल से जुड़ा हुआ होता था। ये PQ RS इनके प्रतिरोधों के नाम थे। तो ये प्रतिरोध इस तरह से लगे हुए थे कि इनका जो वैल्यू थी वो P/Q बराबर होती थी R/S के। तो यही हमारा जो सर्किट है ये कहलाता था हमारा व्हीटस्टोन सेतु सर्किट। ये छोटा सा टॉपिक था। अब मेनली इसमें जो पढ़ाने लायक टॉपिक थे वो ख़त्म हो चुके हैं और इसमें न्यूमेरिकल सेक्शन बचता है। तो अगर आप चाहें तो मुझे बताएं कमेंट में, मैं न्यूमेरिकल इसके कराता हूँ। अदरवाइज़ का थ्योरी पोर्शन लगभग ख़त्म हो चुका है। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ।